हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे 11th का जो कोर्स है उसको शुरू कर दिया है, 11th फिजिक्स का, जिसके अंदर हम यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने यहाँ पे एप्लीकेशंस देखी थी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन बताई थी। पहला कि हम यहाँ पे अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो ये दोनों एप्लीकेशन हम यहाँ पे प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज अपन यहाँ पे फर्दर इसकी एक और एप्लीकेशन कवर करने वाले हैं, जिसके द्वारा अपन यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, सो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पहले लिख देता हूँ। टू कन्वर्ट a physical quantity from one unit system to another unit system। तो हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर करके हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन सी यूनिट सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम यहाँ पे है, MKS, CGS एंड FPS। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 यूनिट सिस्टम है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको सोल्व करके सिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए फर्स्ट अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स into CGS सिस्टम। हमें यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स को CGS सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या रहती है, एक बार समझ लीजिए आप। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। सो इसका यूज़ करके आप किसी क्वांटिटी को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 2 चीज़ें होती है। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में नंबर होगा, एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में होगी उसकी यूनिट। ठीक है, किसी पर फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर हमारे पास एक तो नंबर होता है, दूसरी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे पास मैंने लिखा मास 5 kg। तो 5 जो है ये इसकी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो इसकी क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 2 चीज़ें होगी, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी क्या होगी, यूनिट होगी। दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पे यूनिट सिस्टम को छोटा करते हैं, जैसे कि मान लो केजी से मैंने इसको चेंज किया ग्राम में, तो 5 kg किसके बराबर हो जाए, 5000 ग्राम के। तो जैसे हम यहाँ पे यूनिट सिस्टम को चेंज करते हैं, जैसे कि मान लो इसको केजी से मैंने चेंज किया ग्राम में, तो मैंने यूनिट को क्या करा, छोटा करा। जैसे ही यूनिट को छोटा करते हैं तो जो क्वांटिटी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ यहाँ पे हो जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे यूनिट सिस्टम को छोटा करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। या फिर हम ऐसा बोलें कि जैसे हम यहाँ पे यूनिट सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं, ग्राम से मैं किस में ले गया, केजी में, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या हो गई, डिक्रीज़ यहाँ पे हो गई। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू 5 kg की होगी वही वैल्यू यहाँ पे 5000 ग्राम की होगी। अगर आप सामान लेने जा रहे हो और आपने सामान यहाँ पे वेट कराया 5 kg, तो आप 5 kg वेट कराएं या फिर 5000 ग्राम वेट कराएं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट यहाँ पे रहता है। ओके, सो यहाँ से हमको क्या बात पता लगी कि हमारे पास जो n और u है, हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू और जो u है, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट यहाँ पे रहता है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो आई कैन राइट n1u1 इज इक्वल टू n2u2। मैं कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई पहले यूनिट सिस्टम में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और उसी में उसकी यूनिट, दूसरे यहाँ पे सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। इस प्रकार हम यहाँ पे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 न्यूटन को अपन को यहाँ पे CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि वैल्यू कितनी यहाँ पे होगी। तो चलिए इसका अपन यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, यही फॉर्मूला है। तो हम मान लेते हैं कि पहला यूनिट सिस्टम तो हमारे पास क्या था, n1u1 था, और जो दूसरा सिस्टम है वो हमारे पास क्या था, n2u2 है। नए सिस्टम में अपन मान लेते हैं कि नई सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, n2 है। तो मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे n1u1 डिवाइड बाय u2। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास, n2 की। अब देखिए n2 को तो एज इट इज़ रखिए,
N1 हमको एज इट इज़ रखना है, यहाँ क्या हो जाएगा U1/U2, ठीक है। चलिए सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे N1 का मतलब हो गया पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 है। सो मैं N1 की जगह यहाँ पे क्या रखना है 1 रखना है। अब हम बात करते हैं U1/U2 यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए U1 हमारे पास है पहले यूनिट सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट। अब देखिए फोर्स की हम यहाँ पे जब न्यूटन लिखते हैं तो न्यूटन की एक्चुअल में क्या होता है kg/s²। और अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूँ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है m1L1T-2, ठीक है। ये हमारे पास का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो देखिए U1/U2 की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए m1/m2, देन यहाँ पे L1/L2 और देन लास्ट में आपको लिखना है T1/T2। अब यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो पावर लगा दीजिए। m1/m2 की पावर कितनी है 1, L1/L2 की पावर कितनी है 1, T1/T2 की पावर कितनी है -2। चलिए 1 को एज इट इज़ रखना है। अच्छा m1 यानी कि पहले यूनिट सिस्टम के अंदर हमारे पास मास को हम किस में मेजर करते हैं। सो पहले यूनिट सिस्टम में मास को किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग kg में, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा kg। जब CGS में कन्वर्ट करते हैं तो मास को क्या लिखा जाता है यहाँ पे ग्राम, क्या लिखा जाता है ग्राम, तो इसकी पावर हो गई 1। पहले यूनिट सिस्टम के अंदर हमारे पास लेंथ की हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, दूसरे यूनिट सिस्टम में किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम सेंटीमीटर में, तो इसकी पावर भी हो गई 1। तीसरे अगर हम बात करें सेकंड की तो देखिए तीनों सिस्टम में टाइम को सेकंड से ही रिप्रेजेंट किया गया, तो सेकंड/सेकंड की पावर -2। तो देखिए तीसरी टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। चलिए इनको सोल्व करते हैं, 1 की जगह 1 एज इट इज़। अच्छा 1 kg हमारे पास कितने ग्राम होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, इसकी पावर 1। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर हो जाएगी 1। और ये तो हमारे पास हो गया 1, कट गया है। तो देखिए ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ देखिए 10 की पावर कितनी 3, यहाँ कितनी 10 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 5। और हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास यूनिट बनेगी 10 की पावर 5, और दूसरे यूनिट सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट बनती है वो हमारे पास बनेगी यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डाइन DYNE। तो देखिए 1 न्यूटन हमारे पास किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर यहाँ पे होता है। न्यूटन यहाँ पे यूनिट है, SI यूनिट है, डाइन यहाँ पे CGS वाली यूनिट है, तो 1 न्यूटन हमारे पास 10 की पावर 5 डाइन के बराबर यहाँ पे होता है। सो इस प्रकार आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे करवाता हूँ इसका, ठीक है। पेज 8 अपन कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। चलिए तो हमने यहाँ पे पेज 8 कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, 1 मिनट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस हमको क्वेश्चन ही चेंज करना है। देखिए सेकेंड हमारे पास सवाल है, हमको अब यहाँ पे 1 न्यूटन की जगह मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ 1 जूल, ठीक है। इस बार हमको किसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है 1 जूल को, हमको CGS सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ओके चलिए देखते हैं 1 जूल को हम यहाँ पे CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास तरीका वही है अगेन, N1 ये वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ आएगी। देखिए इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारी सेम है, N1 U1 N2 U2, और यहाँ तक हमारी जो स्टेप्स हैं वो क्या है सेम है। तो इनको अपन कॉपी कर लेते हैं। आपसे कहूँगा कि आप इनको दोबारा लिखिएगा, तभी आपको ये लिख के याद होगा, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेप्स तो हमारी क्या है सेम है, इसलिए मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया कि हमारा N1 U1 किसके बराबर होगा, N2 U2 के बराबर होगा। देन अगर हमको यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालनी तो N2 हो जाएगा N1 U1/U2। अच्छा हम यहाँ पे जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा जूल यहाँ पे किसकी यूनिट होती है, जूल यहाँ पे यूनिट होती है एनर्जी की। किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, है ना, क्या यूनिट होती है जूल। और जूल को देखिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम में लिखा जाता है kg/m²/s²। और यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ, क्या होता है m1L2T-2। तो देखिए यहाँ पे हम जो पावर है वो लगा देंगे m1L2T-2। चलिए वापस वही सोल्व, 1 एज इट इज़, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। मास हमारे पास क्या होगा kg में, दूसरे सिस्टम में किस में हो जाएगा ग्राम में, इसकी पावर 1। लेंथ हमारे पास हो जाएगी मीटर, दूसरे सिस्टम में हो जाएगी सेंटीमीटर, इसकी पावर हो जाएगी 2। टाइम हमारे पास दोनों सिस्टम में क्या होता है सेकेंड ही होता है, इसकी पावर हो जाएगी -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा kg को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, इसकी पावर 1। मीटर को यहाँ पे लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। और ये सेकेंड
बाय सेकेंड की पावर -2। तो देखिए तो कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अच्छा देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी बन गई 3, यहाँ 10 की पावर 2 का क्या है स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा 10 की पावर 4, और 3 और 4 मिलके बना लेंगे 10 की पावर 7 अर्ग। क्या बना लेंगे, अर्ग बना लेंगे। सो हमारे पास 1 जूल जो होता है वो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के यहाँ पे बराबर होता है। तो देखिए मैंने आपको दो वेरायटी यहाँ पे करा दी है। पहला अपन ने यहाँ पे 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया, 1 न्यूटन यहाँ पे बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 जूल, तो 1 जूल यहाँ पे बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के यहाँ पे बराबर होता है। तो ये दो कन्वर्जन अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। अब अपन ने यहाँ पे जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी सारी एप्लीकेशन अपन ने यहाँ पे कर ली है, सारी एप्लीकेशन अपन यहाँ पे सीख ली है। अब बात है प्रैक्टिस का। तो देखिए इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको जेईई मेंस के अंदर जो PYQ आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन यहाँ पे जेईई एडवांस में जितने भी सवाल आए हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से। ओके, तो ये इसका यहाँ पे सीक्वेंस रहने वाला है। तो आज अपन यहाँ पे इसके ऊपर जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशंस देखते हैं। चलिए फर्स्ट हमको यहाँ पे सवाल दिया गया है, देखिए डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, वेयर x इज द पोजीशन, t इज द टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। तो देखिए हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यहाँ पे x पोजीशन है, t टाइम है, हमको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है a b c की। तो देखिए मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से हमको क्या पता लगता है कि जो डायमेंशन LHS की होती है वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, RHS की होनी चाहिए। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यानी कि जो डायमेंशन हमारे पास किसकी है, x की है, वही डायमेंशन at स्क्वायर की होनी चाहिए, वही डायमेंशन bt की होनी चाहिए, वही डायमेंशन c की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपन इसको बोल सकते हैं, लेंथ में इसको अपन मेजर यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करें c की डायमेंशन, तो देखिए c तो डायरेक्ट हमारे पास x के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि c के साथ कोई और वेरिएबल नहीं है। तो c की डायमेंशन क्या आ जाएगी, सिंपल हमारे पास l, पहला सोल्व हो गया। इसके बाद जो डायमेंशन हमारे पास x की होगी वही किसकी होगी, at स्क्वायर की होगी। तो x की डायमेंशन क्या है हमारे पास l, a की डायमेंशन हमको फाइंड आउट करनी है। अच्छा टाइम की डायमेंशन क्या होती है t, और यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर है। तो देखिए अगर मुझे a की डायमेंशन निकालनी तो t स्क्वायर का क्या कर देंगे डिवाइड, तो इट विल बिकम l डिवाइड बाय t की पावर 2, यही बन जाएगा। अच्छा t की पावर 2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा l t की पावर -2। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई हमारे पास, a की। चलिए बात करते हैं b की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन x की होगी वही किसकी होगी, bt की होगी। तो x की डायमेंशन कितनी है, l है, b की हमको फाइंड आउट करनी है, टाइम की कितनी हो जाएगी, t। तो देखिए b की डायमेंशन क्या हो गई, ऊपर तो l आ गया, नीचे क्या आ जाएगा t, इस t को ऊपर ले जा सकता हूँ तो ये बन जाएगा l t की पावर -1। ये डायमेंशन किसकी आ गई हमारे पास, b की डायमेंशन आ गई। सो इस सवाल के अंदर हमने यहाँ पे सारी डायमेंशन निकाल ली है। हमने पहले यहाँ पे c की डायमेंशन निकाल ली, कितनी होगी l, देन हमारे पास जो a की डायमेंशन है वो यहाँ पे कितनी आ गई है, a की डायमेंशन हमारे पास आ गई है l t -2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ b की, तो b की हमारे पास डायमेंशन आ गई है l t -1। तो हम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी का यूज़ करके यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायमेंशन अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं अपन। सो देखिए नेक्स्ट सवाल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो देखिए नेक्स्ट सवाल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस at माइनस b बाय c। तो देखिए वही बात कि जो डायमेंशन हमारे पास LHS में है वही डायमेंशन हमारे पास RHS में होनी चाहिए, वही डायमेंशन हमारे पास RHS में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सारी वेरिएबल्स की फाइंड आउट करते हैं। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं a की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी। ओके, t यहाँ पे टाइम है, f यहाँ पे फोर्स है। तो देखिए पहली बात जो डायमेंशन f की है वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, at स्क्वायर की। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2। अच्छा a की हमको फाइंड आउट करनी है, टाइम की कितनी होती है t2। तो अगर a की डायमेंशन निकालनी तो इट विल बिकम m1 l1 t -2, और यहाँ पे इस t2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम m1 l1 t की पावर -4 हो जाएगा। ये -2 भी ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम -4। सो ये डायमेंशन किसकी आ गई, a की आ गई। अब हमको निकालनी है यहाँ पे b की। तो देखिए एक बात और, यहाँ पे जो डायमेंशन at की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, b की होगी। तो नेक्स्ट बात हमको क्या पता लगी कि जो डायमेंशन at की है वही डायमेंशन किसकी है, b की है। सो a को एज इट इज रखिए, टाइम की डायमेंशन यहाँ पे क्या होती है, कैपिटल, सॉरी, जो डायमेंशन हमारे पास at की है वही b की है। अच्छा a की डायमेंशन हमारे पास कितनी आई है, देखिए m1 l1 t -4, और टाइम की डायमेंशन
हमारे पास T1 इज इक्वल टू बी। तो देखिए -4 + 1 मिलकर बन जाएगा -3। तो बी की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई है, m1l1t-3। ये किसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास, बी की। अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है सी की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी। तो देखिए, तो जो डायमेंशन हमारे पास, देखिए अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी, इसकी वो डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो इसकी जो डायमेंशन है वो 80² के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, जो डायमेंशन हमारे पास 80 - b डिवाइड बाय सी की होगी, वही डायमेंशन किसकी होगी, फोर्स की। ओके, चलिए तो देखिए, क्या हमको यहाँ पे 80 - b की डायमेंशन पता है क्या, बिल्कुल पता है भाई। भाई जो डायमेंशन b की है वही डायमेंशन तो 80 की है, तो ऊपर हम सिंपल b की डायमेंशन रख सकते हैं। b की डायमेंशन हमारे पास कितनी आई थी, m1l1t-3 डिवाइड बाय हमारे पास c की डायमेंशन हमको फाइंड आउट करनी है। फोर्स की क्या होती है, m1l1t-2। तो हमको c की डायमेंशन निकालनी, तो c हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए m1l1t-3, और ये जो क्वांटिटी है डिवाइड में आ जाएगी m1l1t-2। तो c की डायमेंशन हमको निकालनी, देखिए m1 तो कैंसिल आउट हो गया, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 हो जाएगा, -3 + 2 हमारे पास बन जाएगा t की पावर -1। तो c की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई, t की पावर -1। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि a b और c की डायमेंशन हमको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास c की डायमेंशन कितनी आएगी, t की पावर -1। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ a एंड b मे बी परफॉर्म्ड इफ a b पजेस डिफरेंट डायमेंशन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे a और b की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन यहाँ पे क्या हो, सेम हो। हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो देखिए ये दोनों फंक्शंस तो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो फिर हमारे पास क्या फंक्शन बचा, ओनली ए वाला ऑप्शन ही बचा, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड जरूर कर सकते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन डिफरेंट हो तो हम इनको डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे ए की डायमेंशन क्या है, टी है, और बी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल है। तो हम यहाँ पे a/b तो कर ही सकते हैं ना भाई, l डिवाइड बाय t, इट विल बिकम lt-1। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन अलग अलग हो उनको डिवाइड तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनको जोड़ नहीं सकते और उनको घटा नहीं सकते। तो आई थिंक ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, इफ एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर बेस यूनिट्स देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट्स। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है, मैं आपको तरीका यहाँ पे बताता हूँ कि इन सवालों को कैसे यहाँ पे सोल्व किया जाता है। ओके, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ है वो हमको क्या क्या माननी है। हमको मानना है एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी को हमको यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ मानना है, और हमको यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन बतानी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो फोर्स है वो इन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना है, एरिया से, वेलोसिटी एंड डेंसिटी से। तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। जो फोर्स है वो यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। और जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डेंसिटी के। इन तीनों के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए वी रो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और लेट से हम यहाँ पे मान लेते हैं ये इसकी पावर ए के, इसकी पावर बी के, इसकी पावर सी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी हम ए चाहे तो यहाँ पे हम ए बी एंड सी लिख सकते हैं। सो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोई कांस्टेंट लेट से क्या आ गया, तो के, ए की पावर ए, वी की पावर बी और रो की पावर सी। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे क्या होती है, m1l1t-2। के तो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, एरिया की डायमेंशन l2, इसकी पावर ए, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, इसकी पावर बी, और डेंसिटी की डायमेंशन ml-3, इसकी पावर सी। चलिए तो इधर तो वही हो जाएगा m1l1t-2, के की जगह के। अच्छा, ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, अच्छा एल की पावर यहाँ पे कितनी बनेगी, 2a, यहाँ पे एल की पावर कितनी बनेगी, b, और यहाँ पे एल की पावर क्या बनेगी, -3c। तो देखिए यहाँ पे एल की टोटल पावर क्या बन गई, 2a + b -3c। ये टोटल पावर किसकी हो गई, एल की हो गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मास की। तो देखिए मास तो एक बार ही आ रहा है यहाँ पे, एम की पावर क्या बनेगा यहाँ पे, c। और देखिए टाइम, यहाँ पे हमारे पास टाइम भी क्या आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो देखिए टाइम की पावर भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, t की पावर बन जाएगी -b। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ के क्या बन गई है यहाँ पे,
पावर हमने यहाँ पे बना ली है। ओके, मास और टाइम हमारे पास एक बार ही आ रहा था। तो कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे टी की पावर -2, यहाँ पे टी की पावर -b है, तो -b किसके बराबर है? -2 के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पहला हमारा सोल्व हो चुका है कि b की वैल्यू 2 आ गई है। दूसरी बात करते हैं। देखिए मास की पावर यहाँ पे कितनी है? c है, और इधर मास की पावर कितनी है? 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये भी सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं l के डायमेंशन को इक्वल करते हैं। तो l की पावर कितनी है? 2a + b - 3c। इधर l की पावर कितनी है? 1। अच्छा 2, a की हमको नहीं पता, b की कितनी है? 2 -3, c की कितनी है? 1 = 1। सो ये हो गया 2a + 2। ओके, ये कितना बन गया? -3 = 1। तो 2a - 1 = 1, 2a = 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 1 आ गई है। तो हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। सो अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूँगा तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? k, a की पावर कितनी है? 1, b की पावर b कितना आ रहा था? 2, और c कितना आ रहा था? 1। तो ये हो गया c की जगह हमारे पास क्या थे? क्वांटिटी, डेंसिटी की पावर भी कितनी है? 1। तो हमारे पास फोर्स क्या बन गया? KAV² ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? फोर्स की वैल्यू आ गई है। तो इसको आप कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए किस में आ रहा है? AV² आना चाहिए। तो AV² हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे निकल करके आ रहा है। के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल है अगला। तो देखिए सवाल के अंदर वो बोला गया है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 5 जूल इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल। हम यहाँ पे लेंथ और टाइम की यूनिट को अगर डबल यहाँ पे कर दें, देन यूनिट ऑफ मास इज हाफ, और यूनिट ऑफ मास को हम यहाँ पे हाफ कर दें, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस न्यू सिस्टम विल बी 5n, द वैल्यू ऑफ n इज। तो देखिए हमारे पास बोला गया है किसी पार्टिकल की जो हमारे पास एनर्जी है वो हमको 5 जूल यहाँ पे दी हुई है। हाँ, जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 यहाँ पे जूल है। ओके, हमको बताना है कि इसको नए सिस्टम में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो नए सिस्टम में कन्वर्ट करने पे इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 5n हो जा रही है। तो हमको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका वही है, n1u1 = n2u2। ठीक है, आप नया सिस्टम किसी को भी मान सकते हैं, चाहे n1 को चाहे n2 को, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ n2 की, तो देखिए क्या हो जाएगा? n1u1 / u2। अच्छा, पहले यूनिट सिस्टम में हमारे पास वैल्यू कितनी है? 5 जूल। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अच्छा, u1 u2 की जगह वही लिखना है m1/m2, इधर वही L1/L2, और लास्ट में वही T1/T2। इसकी पावर अब यहाँ पे एनर्जी की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? m1L2 T-2। ओके, चलिए 5 की जगह 5 हमने रखा है। अच्छा, मास की यूनिट को हमने यहाँ पे क्या किया गया है? देखिए किस किस को डबल किया गया है, किसको हाफ देखते हैं। तो लेंथ और टाइम को तो किया गया है डबल, और मास को किया गया है हाफ। तो चलिए, तो ऊपर m1 को तो m1 रखते हैं, दूसरे सिस्टम में मास को क्या कर दिया? हाफ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं m1/2 L1। दूसरे सिस्टम में लेंथ को क्या करा? डबल, और दूसरे सिस्टम में टाइम को भी क्या करा? यहाँ पे डबल। इसकी पावर -2, इसकी पावर 2। सोल्व करते हैं 5। देखिए ये 2 तो ऊपर चल जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आउट, तो ये तो हो गया सिर्फ 2। L1 से L1 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 1/4। और देखिए ये बनेगा, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ? पावर को एक्सचेंज करूँ तो ये 2 की पावर 1/2 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 2, तो ये 4 ही बन जाएगा हमारे पास। 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया है? तो 10 आ गया। और हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी तरह की है? 5n। तो 5n हमारे पास किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बट न्यूमेरिकल वैल्यू हमको 5n दी हुई है ना, हमारे पास कितनी निकल करके आएगी? 10। तो 5n किसके बराबर है? 10 के। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल कल ही यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे सवाल करवा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसके अंदर अपन यहाँ पे जेईई मेंस के जो PYQ आए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारी यहाँ पे शिफ्ट होती है, तो नंबर ऑफ सवाल यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको सोल्व करवाऊंगा यहाँ पे जेईई मेंस से रिलेटेड, और उसके बाद अपन जेईई एडवांस में जितने भी सवाल आए उनको यहाँ पे डिस्कस अपन करेंगे। सो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।